हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 12 नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म एंड नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन चैप्टर। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि मोस्ट एबिडेंट गैस जो है एटमॉस्फेयर में वो कौन सी है? नाइट्रोजन। अपन सब जानते हैं वो कितनी होती है? 78% होती है। और साथ ही साथ में ये नाइट्रोजन हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी भी है। तो नाइट्रोजन इज नीडेड इन एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म एज इट कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, प्रोटीन, एमिनो एसिड, एंजाइम। इन सब चीजों का जो कंपोनेंट होता है वो नाइट्रोजन ही होता है। और नाइट्रोजन हर फॉर्म में, प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन चाहिए, एंजाइम सिंथेसिस के लिए नाइट्रोजन चाहिए, विटामिन सिंथेसिस के लिए नाइट्रोजन चाहिए, हर एक चीज के लिए नाइट्रोजन चाहिए। तो अब ये नाइट्रोजन तो एटमॉस्फेयर में खूब सारी है, तो क्या एनिमल्स और प्लांट उसको डायरेक्टली यूटिलाइज कर पाते हैं? तो आंसर है नहीं। एनिमल और प्लांट जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस है उसको डायरेक्ट यूटिलाइज नहीं कर पाते। अब एनिमल तो क्या करते हैं, अपनी ये नाइट्रोजन डेफिशिएंसी को किससे पूरा करते हैं? प्लांट से। आइदर प्लांट को डायरेक्टली कंज्यूम करके या जो प्लांट को कंज्यूम करता है उसे कंज्यूम करके। ठीक है, तो आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट से वो क्या करते हैं? नाइट्रोजन रिच कंपाउंड कंज्यूम कर लेते हैं। अब प्लांट कैसे करते हैं? तो प्लांट जो होते हैं वो मिनरल न्यूट्रिशन के समय नाइट्रोजन के जो कंपाउंड होते हैं वो सॉइल से क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को तो यूटिलाइज नहीं किया ना प्लांट ने वो नाइट्रोजन कहां से ली? सॉइल से नाइट्रोजन के कंपाउंड के फॉर्म में ली। ठीक है, तो एनिमल्स एंड प्लांट कांट यूटिलाइज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन डायरेक्टली। Animals depends on plant directly or indirectly and plant intake nitrogen in form of nitrogen compound। कौन कौन से कंपाउंड के फॉर्म में नाइट्रोजन ऑब्टेन कर सकते हैं प्लांट? नाइट्रेट्स, नाइट्राइड्स, अमोनियम और नाइट्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिक कंपाउंड के फॉर्म में ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान सुनना। तो वो नाइट्रोजन के कंपाउंड आएंगे कहां से? तो कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो नाइट्रोजन, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? नाइट्रोजन के कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर प्लांट उन कंपाउंड को यूटिलाइज कर लेते हैं। प्लांट से वो कंपाउंड किस में चले जाते हैं? एनिमल में चले जाते हैं। तो दीज कंपाउंड आर फॉर्म बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कौन कौन से? बैक्टीरिया, फंगाई, एल्गी, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये करते हैं। अब मेरी बात ध्यान सुनना। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो थी उसको इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजन के कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया। नाइट्रोजन के ये कंपाउंड प्लांट ने एब्जॉर्ब कर लिए, प्लांट से एनिमल में चले गए। ऐसे तो धीरे धीरे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कम होती जाएगी। इसका मतलब कोई रास्ता ऐसा भी होगा जो इन सारे ऑर्गेनिज्म में से या इन सारे नाइट्रोजन के कंपाउंड को वापस किस में कन्वर्ट करता होगा? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता होगा। तभी तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन 78% बनी रहेगी। इसका मतलब एक साइक्लिक पैटर्न चलता है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से नाइट्रोजन के कंपाउंड बनते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में चलते हैं और फिर वापस वो लिविंग ऑर्गेनिज्म और वो कंपाउंड वापस किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में। ये पूरा साइकिल क्या कहलाता है? नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन के कंपाउंड बनना और नाइट्रोजन के कंपाउंड का वापस ब्रेक डाउन होना, ये क्या कहलाएगा? नाइट्रोजन का मेटाबॉलिज्म। तो अपन अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि क्या है? नाइट्रोजन साइकिल। देखो, नाइट्रोजन साइकिल करने से पहले मैं आपको एनसीईआरटी 12th में कुछ पॉइंट दे रखे हैं वो समझाना चाहूंगा। देखो, एक होता है न्यूट्रिएंट साइकिल। सिर्फ नाइट्रोजन ही ऐसे नहीं चलती, कार्बन भी ऐसे ही चलती है, ऑक्सीजन भी चलती है। ऑक्सीजन से आप आराम से रिलेट कर पाएंगे। अपन को ऑक्सीजन चाहिए होती है तो अपन क्या करते हैं? प्लांट से लेते हैं, फिर प्लांट से वो ऑक्सीजन अपन लेकर बदले में क्या बनाते हैं? CO2। वो CO2 वापस कौन ले लेते हैं? प्लांट। और फिर वापस क्या प्रोड्यूस करते हैं? ऑक्सीजन। इस तरीके से एक साइकिल चलता रहता है। ठीक है, तो वो भी एक न्यूट्रिएंट साइकिल है। तो इस तरीके से बहुत सारे न्यूट्रिएंट साइकिल चलते हैं और वो न्यूट्रिएंट साइकिल को बायोजियोकेमिकल साइकिल भी कहते हैं। बेसिकली वो दो तरह के होते हैं, एक गैसियस साइकिल और एक सेडिमेंट्री साइकिल। ये जो टॉपिक है ये आपकी बुक में नहीं है, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, एक गैसियस साइकिल और एक सेडिमेंट्री साइकिल। गैसियस साइकिल में जो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की अपन बात कर रहे हैं वो एटमॉस्फेयर में इकट्ठा होता है। जैसे नाइट्रोजन कहां पर है? 78% का है एटमॉस्फेयर में। जबकि सेडिमेंट्री में जो न्यूट्रिएंट है वो कहां पर इकट्ठा होगा? लिथोस्फीयर बोले तो अर्थ की क्रस्ट पे। इसमें कौन कौन से आते हैं? सल्फर, फास्फोरस साइकिल वगैरह आते हैं। इसमें कौन से आते हैं? कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन साइकिल वगैरह आते हैं। ठीक है, तो अपन नाइट्रोजन साइकिल देखते हैं। नाइट्रोजन साइकिल इज गैसियस बायोजियोकेमिकल साइकिल। बायोजियोकेमिकल साइकिल है वो भी कौन सा? गैसियस, विच इंक्लूड अ सीरीज ऑफ प्रोसेस by which atmospheric nitrogen converted into its compound। atmospheric nitrogen किस में कन्वर्ट होती है? नाइट्रोजन के कंपाउंड में।
एंड ट्रांसफर टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। पहले वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो सिंथेसिस हुई है सॉइल में चली जाती है, सॉइल से वो प्लांट में, प्लांट से वो एनिमल में, फिर एनिमल से और किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी जा सकती है, एंड देन रिटर्न बैक टू एटमॉस्फेयर। वापस वो नाइट्रोजन वापस कहां चली जाएगी? एटमॉस्फेयर में। ये पूरा साइक्लिक पैटर्न जो है वो नाइट्रोजन साइकिल कहलाता है। इसमें क्या क्या आता है? इसमें 4 स्टेप आते हैं: नाइट्रोजन फिक्सेशन, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन। जो फर्स्ट स्टेप है उसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के कंपाउंड में कन्वर्ट किया जाता है, फिर वो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म में चला जाता है। उसके बाद ये अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन से इससे वो सारे नाइट्रोजन के कंपाउंड सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में से या कहीं से भी उसको वापस कहां कन्वर्ट किया जाता है? नाइट्रोजन में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये ऊपर का स्टेप तो ऐसे समझ सकते हैं, एटमॉस्फेयर टू नीचे, और ये नीचे ये जो तीनों स्टेप है ये नीचे से वापस नाइट्रोजन को कहां भेजते हैं? एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे लेते हैं। अगर अपन को ये कहे कि नाइट्रोजन साइकिल ड्रॉ करना है तो क्या करेंगे? तो ये अपन को नाइट्रोजन साइकिल एक साइक्लिक पैटर्न में अपन ने ड्रॉ कर दिया, एकदम सिंपल मैनर में आपको ये मैंने बना के बताया। देखो सबसे पहले देखो ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, जो सबसे फर्स्ट स्टेप जो कि क्या होगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन, उसके फॉर्म में ये किस में कन्वर्ट होगी? नाइट्रोजन के कंपाउंड। क्या क्या नाइट्रोजन के कंपाउंड हो सकते हैं? अमोनिया, नाइट्राइट और नाइट्रेट। तो देखो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के कंपाउंड में कन्वर्ट करता है, और वो 3 तरीके से हो सकता है। या तो किसी लिविंग थिंग से हो सकता है जिसे कहेंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, या किसी इंडस्ट्री में किसी इंडस्ट्रियल प्रोसेस से हो सकता है, जैसे केमिस्ट्री में एक रिएक्शन आती है हेबर प्रोसेस, N2+3S2 2NH3, उससे हो सकता है। या फिर थंडर वगैरह जब गिरती है तो उस समय क्या हो सकता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सकता है। इसे इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कह सकते हैं। देखो नाइट्रोजन जो होती है वो ट्रिपल बॉन्ड के कारण, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड के कारण इनर्ट होती है, तो वो जनरल सिनारियो में तो रिएक्ट करती नहीं है, लेकिन जब थंडर वगैरह गिरती है तो बहुत हाई एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और उस वजह से ये सराउंडिंग एलिमेंट से रिएक्ट करके कुछ बना सकती है। ठीक है, तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हो या इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, वो जनरली क्या बनाते हैं? अमोनिया बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अमोनिया। लेकिन जो एटमॉस्फेरिक या इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वो क्या बनाते हैं? नाइट्रेट बनाते हैं। अगर अमोनिया भी बने तो ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। अमोनिया जो है वो पहले नाइट्राइट और फिर नाइट्रेट में कन्वर्ट हो सकते हैं। इस प्रोसेस को नाइट्रिफिकेशन कहेंगे। अमोनिया से नाइट्राइट बनेगा नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया से, और नाइट्राइट से नाइट्रेट बनेगा नाइट्रोबैक्टर से। जो भी फॉर्म में ये प्रेजेंट है, प्लांट फिर इन्हें एब्जॉर्ब करेंगे सॉइल से। ठीक है, तो सॉइल से जनरली प्लांट जो होते हैं वो नाइट्राइट और नाइट्रेट के फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं, कभी कभी अमोनिया के फॉर्म में भी करते हैं। लेकिन अमोनिया क्या होती है? टॉक्सिक होती है, इसलिए प्लांट प्रिफरली किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं? नाइट्रेट और नाइट्राइट, और उसमें भी नाइट्रेट के फॉर्म में। ठीक है, तो प्लांट में ये सॉइल से आगे एब्जॉर्ब करने पे उसके बाद प्लांट इनको एसिमुलेट करेगा और डिफरेंट टाइप के नाइट्रोजिनस कंपाउंड जैसे प्रोटीन वगैरह जो भी न्यूट्रिटिव सब्सटेंस है वो भी बनाएगा, अपने बिल्डिंग ब्लॉक्स भी बनाएगा, जो भी है। फिर इन प्लांट को जब जो एनिमल कंज्यूम करेंगे तो वो उन प्लांट से वो सारे किसमें आ गए? एनिमल्स में आ गए। यहां तक के प्रोसीजर से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन लिविंग थिंग में आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये हुआ किससे? नाइट्रोजन फिक्सेशन से। अब आगे चलते, देखो एक बार जब ये इनमें आ गए तो अगर ये धीरे धीरे ऊपर से नीचे ही आते रहेंगे तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन की अमाउंट क्या होती जाएगी? कम। लेकिन ऐसा तो होता ही नहीं है। इसका मतलब कोई ऐसा पाथ भी होगा जो इन कंपाउंड को वापस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर दे। तो जब इन दोनों की डेथ हो गई तो क्या डेथ और डीके होगा, और वहां पर क्या होगा? अमोनिफिकेशन, और इनके जो डेड बॉडीज जो है उनसे अमोनिया रिलीज होगी। देखो एक चीज मैं यहां क्लियर कर देता हूं, एग्जाम में अमोनिफिकेशन का मतलब ये नहीं है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से अमोनिया बनना। अमोनिफिकेशन का मतलब है वो तो नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाएगा। अमोनिफिकेशन का मतलब ये है डेड बॉडीज जो होती है, डीकेइंग एलिमेंट्स जो होते हैं, उनसे अमोनिया बनना क्या कहलाएगा? अमोनिफिकेशन। फिर ये अमोनिया नाइट्रिफिकेशन से होता हुआ किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? नाइट्रेट में। इसके बाद यहां तक पाथ हुआ, उसके बाद या तो इसे वापस प्लांट एब्जॉर्ब कर लेंगे जो कि आगे चले गई, लेकिन अपन वापस ऊपर वाले पहुंचाने के पाथ पे चले तो ये नाइट्रेट जो है
कुछ सर्टेन बैक्टीरिया से डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस से वापस किस में कन्वर्ट हो जाता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ठीक है, तो ऊपर से नीचे आने का पाथ तो था नाइट्रोजन फिक्सेशन, और नीचे से ऊपर जाने का पाथ क्या है, डेड बॉडी से पहले अमोनिफिकेशन, फिर नाइट्रिफिकेशन, और फिर डीनाइट्रिफिकेशन, और फिर वापस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये 4 मेन स्टेप है, पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन, फिर ये अमोनिफिकेशन, फिर ये नाइट्रिफिकेशन, और फिर ये डीनाइट्रिफिकेशन। इस तरीके से नाइट्रोजन एक साइक्लिक पैटर्न में एटमॉस्फेयर से लिविंग थिंग में, लिविंग थिंग से वापस एटमॉस्फेयर में, बोले तो बायोटिक से एबायोटिक से बायोटिक में, और बायोटिक से वापस एबायोटिक में, और ऐसे सर्कल के फॉर्म में चलती रहती है। तो ये अपना क्या है, नाइट्रोजन साइकिल जो अपन ने ड्रॉ किया। अब इस चैप्टर में अपन 1 बाय 1 ये सारे स्टेप को डिटेल में करने, आधे से ज्यादा चैप्टर में तो अपन को नाइट्रोजन फिक्सेशन ही करना, उसके बाद इन पे भी थोड़े शॉर्ट नोट्स है, और फिर अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अपन करते हैं स्टार्ट। पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन फर्स्ट स्टेप से अपन स्टार्ट करते हैं। नाइट्रोजन साइकिल का फर्स्ट स्टेप क्या होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन, और इसे बहुत डिटेल में भी करना है अपन को। तो कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन। मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन क्यों बोला, क्योंकि मॉलिक्यूल के फॉर्म में होती है, एटॉमिक फॉर्म में नहीं होती एटमॉस्फेयर में, एन फॉर्म में नहीं होती, N2 के फॉर्म में होती। तो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड कौन कौन से हो सकते हैं, अमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्राइट, इज नॉन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब क्वेश्चन उठता है कि फिक्सेशन की नीड क्यों है। तो देखो, नाइट्रोजन फिक्सेशन बोले तो कुछ फिक्स करना है। क्या फिक्स करना है, तो देखो जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है वो N2 के फॉर्म में होती है, और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। अगर नाइट्रोजन को यूटिलाइज करना है तो पहले ये बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, और ये बॉन्ड तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। यही वजह है कि अपन और प्लांट्स जो होते हैं वो नाइट्रोजन कंज्यूम तो करते हैं, मतलब जब गैस एक्सचेंज होता है उस समय अंदर तो जाती है, पर उसे एसिमुलेट नहीं कर पाते, उसे किसी कंपाउंड में कन्वर्ट नहीं कर पाते। और यही वजह है कि प्लांट को नाइट्रोजन ना चाहिए कि फिर नाइट्रोजन के कंपाउंड चाहिए। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्लांट क्या करता है, नाइट्रोजन यूज नहीं करके नाइट्रोजन के कंपाउंड यूज करते हैं। पर वो कंपाउंड तो चाहिएंगे ना, तो वो कंपाउंड बनाना क्या कहलाएगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो N ट्रिपल बॉन्ड N, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन हैज ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन, लार्ज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दीज बॉन्ड एंड फॉर्म न्यू कंपाउंड। Due to it, higher organism can't utilize it and they need nitrogen compound which take place by nitrogen fixation, जो कि कहां से बनता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन से। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन को अपन 2 कैटेगरी से स्टडी कर सकते हैं, एबायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन और बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाम से ही क्लियर है। एबायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन सा होगा, वो होगा जो लिविंग थिंग जिसमें इन्वॉल्व नहीं होते, वो क्या कहलाएगा, एबायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। और जिसमें लिविंग थिंग इन्वॉल्व होंगे उसे अपन क्या कहेंगे, या लिविंग थिंग से नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा उसे अपन कहेंगे बायोटिक। तो पहले देखते हैं एबायोटिक। तो कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड विदाउट लिविंग फैक्टर इज नॉन एज एबायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। और इसके 2 तरीके हो सकते हैं, या तो एटमॉस्फेयर में थंडर से हो जिसे कहेंगे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, या फैक्ट्री या इंडस्ट्री में अपन खुद आर्टिफिशियल कंडीशन तैयार करें और नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के कंपाउंड में कन्वर्ट करें। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन और इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन 2 तरीके हैं एबायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन के। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो एनर्जी का सोर्स होता है वो कौन होता है, लाइटनिंग और यूवी रेडिएशन। देखो अभी अपन ऊपर लिखा था कि लार्ज एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो वो फिर जनरल सिनारियो में तो नहीं मिलती, पर लाइटनिंग और यूवी रेडिएशन से मिल सकती है। ऐसे केस में क्या होता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, जब लाइटनिंग गिरती है तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो होते हैं वो आपस में रिएक्ट करके NO बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड। फिर ये NO जो है वो फिर ऑक्सीजन से रिएक्शन करके NO2 बनाता है, और ये NO2 जो रेन वाटर वगैरह होता है उस वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, HNO2 और HNO3। ये HNO2 और HNO3 जब सॉइल में जाएंगे तो वहां एल्केलाइन सब्सटेंस से रिएक्ट करके डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड बनाते हैं, जिसमें NO2 माइनस और NO3 माइनस होते हैं। या अपन ऐसे कहें कि ये HNO2 और HNO3 वहां पर जाकर किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, NO2 माइनस और NO3 माइनस में, जिसे प्लांट फिर क्या कर लेंगे, यूटिलाइज कर लेंगे। तो ये एक तरीका है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, किसका, एबायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन का। दूसरा तरीका क्या है कि ये जो एनर्जी है वो अपन हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और कैटालिस्ट से अपन खुद प्रोवाइड करवाएं। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर लेंगे तो वो रिएक्शन के लिए फेवरेबल हो जाएगी, और साथ में अपन क्या ले लेंगे, कैटालिस्ट की प्रेजेंट ले लेंगे।
जैसे कि एक प्रोसेस होता है हेबर प्रोसेस। हेबर प्रोसेस में क्या किया जाता है, इंडस्ट्री में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से क्या बनाई जाती है, अमोनिया बनाई जाती है। इसके लिए ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर लेके Fe कैटालिस्ट का यूज किया जाता है। एमओ मोलिब्डेनम कैटालिस्ट प्रमोटर की तरह भी यूटिलाइज किया जाता है और इससे अमोनिया बनती है और ये अमोनिया जो है बाद में फर्टिलाइजर बनाने के लिए यूज कर ली जाती है। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं किसके, एबायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन के। एकदम सिंपल सा है, कुछ भी अभी तक ऐसा स्पेशल नहीं है। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसे बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कह सकते हैं। तो जो बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के कंपाउंड में कन्वर्ट किया जाएगा, लेकिन किससे, लिविंग फैक्टर से या माइक्रोब से। और जिन माइक्रोब से ये नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा उसे कहेंगे डाईएजोट्रॉप्स। ये याद रखना, डाईएजोट्रॉप्स क्या होते हैं, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म या ऐसे माइक्रोब्स जिनकी वजह से नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है उसे अपन क्या कहते हैं, डाईएजोट्रॉप। और डाईएजोट्रॉपी क्यों बोला, क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होती है वो क्या होती है, डाई नाइट्रोजन होती है। क्या होती है, डाई नाइट्रोजन होती है, इसलिए अपन इसको क्या बोलेंगे, डाईएजोट्रॉप बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये डाई नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। डाई नाइट्रोजन बोले तो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में कितने एन डबल ट्रिपल बॉन्ड एन है, उसको फिक्स करके उसे कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं, इसलिए इसे डाईएजोट्रॉप्स कहते हैं। अब बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको भी दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो सिम्बायोसिस फॉर्म में रहते हैं, सिम्बायोटिक फॉर्म में रहते हैं, और कुछ नॉन सिम्बायोटिक होते हैं। तो नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन और सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन दो कैटेगरी में अपन इस बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को स्टडी करेंगे। पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन वन बाय वन इन दोनों को आगे करते हैं। तो जो बायोटिक अपने नाइट्रोजन फिक्सेशन था वो अपन ने देखा था कि दो तरीके से होता है, नॉन सिम्बायोटिक से और सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन थे। तो पहले देखते हैं नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन के क्या क्या एग्जांपल है। नॉन सिम्बायोटिक का मतलब फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो कौन कौन से एग्जांपल है, एरोबिक बैक्टीरिया हो सकते हैं जैसे एजोटोबैक्टर, एजोमोनास। एनएरोबिक बैक्टीरिया हो सकते हैं क्लोस्ट्रीडियम। एरोबिक एनारोबिक आप जानते हैं, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन करें, जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पिरेशन करें। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हो सकते हैं जैसे क्लोरोबियम, रोडोसुडोमोनास। ठीक है, और फंगाई हो सकती है, ईस्ट। और क्या हो सकते हैं, बीजीए और साइनोबैक्टीरिया हो सकते हैं, नॉस्टॉक और एनाबिना। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये। नॉस्टॉक और एनाबिना जो होते हैं वो ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर होते हैं और इनमें बीच बीच में कुछ नॉन ग्रीन सेल होती है जिसे क्या कहते हैं, हेट्रोसिस्ट। और ये जो हेट्रोसिस्ट जो होते हैं वो स्पेशल सेल होते हैं किसके अंदर, ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं, और इनके अंदर नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है जो कि क्या कराता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कराता है। इस नाइट्रोजिनेज एंजाइम की जो एक्टिविटी है या फिर इन ब्लू ग्रीन एल्गी की नाइट्रोजन फिक्सेशन करने की जो एक्टिविटी है वो दोनों किस पे डिपेंड करती है, मॉलिब्डेनम पे। याद रखना आप। ठीक है, ये हेट्रोसिस्ट का क्वेश्चन है, मैंने अलग से आपको समझा दिया। नेक्स्ट है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो सिम्बायोसिस का आप मतलब समझते ही हैं, दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के कांटेक्ट में हो और एक दूसरे को म्यूचुअल बेनिफिट भी दे, ऐसे रिलेशन को क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस। तो ऐसे बैक्टीरिया जो सिम्बायोटिक फॉर्म में है और फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। अक्सर वो क्या करते हैं, या तो रूट के अंदर ऐसे नोड्यूल लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं या स्टेम में नोड्यूल बना लेते हैं। तो रूट में जो नोड्यूल बनते हैं उसके एग्जाम्पल है ब्रेडी राइजोबियम और राइजोबियम जो कि लेग्यूमिनेसी प्लांट में होता है। और ये नोड्यूल कैसे बनाते हैं वो अपन को अलग से भी स्टडी करना है। और दूसरा है स्टेम नोड्यूल जो एजो राइजोबियम जो कि सेस्बेनिया प्लांट में बनाते हैं। ठीक है, देखो रूट नोड्यूल आपने बहुत बार सुना होगा, स्टेम नोड्यूल आप पहली बार सुन रहे हैं। तो ये कौन बनाता है, एजो राइजोबियम, और किसमें बनाता है, सेस्बेनिया प्लांट में। इसके अलावा एक नॉन लेग्यूम प्लांट भी होता है, एल्नस। ये लेग्यूम प्लांट नहीं है और इसकी रूट में भी बैक्टीरिया होते हैं, कौन सा, फ्रैंकिया। ठीक है, नेक्स्ट है अपने ब्लू ग्रीन एल्गी भी हो सकती है जैसे कि एनाबिना। इसका पूरा नाम क्या है, एनाबिना एजोली, जो कि किसमें होती है, एजोला प्लांट में रहती है, जो कि क्या है, एक टेरिडोफाइट। उसकी लीफ में ये क्या करती है, सिम्बायोटिक फॉर्म में रहती है। और ये सारे क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। इस तरीके से अपने डिफरेंट टाइप ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन कंप्लीट होते हैं। अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो अलग से एक क्वेश्चन भी आ सकता है आपका 2 to 3 मार्क्स में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो है कि नोड्यूल कैसे बनती है। ये लेग्यूमिनेसी प्लांट की रूट में जो नोड्यूल बनती है इसकी मैकेनिज्म समझानी है, तो अच्छे से समझना। पहले में यहाँ कुछ पॉइंट है, एक दो पॉइंट अभी बाकी भी हैं, और इसका डायग्राम भी समझाऊंगा अच्छे से, तो आप अच्छे से देखें।
सबसे पहले अपन किसका एग्जांपल ले रहे हैं, लेग्यूम प्लांट में ले रहे हैं। और कौन से बैक्टीरिया है, राइजोबियम। पहले इन दोनों के बारे में देख लेते हैं। लेग्यूम प्लांट में कौन सी आती है, पल्सेज आती है। और राइजोबियम कैसा, एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और एक बेसिलस बैक्टीरिया। बेसिलस का क्या मतलब होता है, जो रॉड शेप में होता है। बैक्टीरिया जो होते हैं वो शेप के बेसिस पे अलग अलग तरह के होते हैं। आप में से किसी को मालूम है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि कौन कौन तरह के शेप को क्या क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिलस बैक्टीरिया। अब स्टेप्स देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेगी, लेग्यूम प्लांट जो होगा वो रूट और रूट हेयर से एक स्पेशल टाइप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन रिलीज करेगा, जिसे क्या कहते हैं, लेक्टिन, ठीक है। और साथ में एमिनो एसिड, शुगर और फ्लेविनॉइड न्यूट्रिएंट्स भी सिक्रेट करता है। और इन सब की वजह से जो बैक्टीरिया जो होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं किसकी तरफ, ये रूट हेयर की तरफ, ठीक है। राइजोबियम सारे रूट हेयर की तरफ अट्रैक्ट होंगे और रूट हेयर के आसपास क्या होते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं। उनमें से कुछ जो राइजोबियम बैक्टीरिया वो रूट हेयर की सरफेस पे अटैच हो जाएंगे और अटैच होने के बाद वहां पर वो खुद नॉट फैक्टर रिलीज करेंगे और जो प्लांट जो है वो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन रिलीज करेगा, जिससे क्या होगा, जहां वो अटैच हुए हैं वो अटैचमेंट ऐसे कॉइल हो जाएगी। रूट हेयर का जो स्ट्रक्चर है वो कॉइल हो जाएगा और वो राइजोबियम पर्टिकुलर कहां चला जाएगा, अंदर चला जाएगा। तो रूट हेयर बिकम कॉइल्ड। और ये किसकी वजह से होता है, दो चीजों की वजह से। ऑक्सिन और साइटोकाइनिन सिक्रेट करती है प्लांट की रूट, और नोट फैक्टर रिलीज होते हैं किससे, बैक्टीरिया से। कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद वो जो सेल वॉल जो है वहां से टूट जाएगी थोड़ी थोड़ी, और इस वजह से जो कॉइल के अंदर जो राइजोबियम फंस गया है वो कहां चला जाएगा, अंदर की तरफ, ठीक है। वहां से पहले म्यूकस लाइक सब्सटेंस भी रिलीज होता है, उससे होता हुआ राइजोबियम अंदर चला जाता है। राइजोबियम एक बार जब अंदर जाता है तो उसे बैक्टीरियोइड कहते हैं। ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, लेकिन बैक्टीरियोइड, ये राइजोबियम जब थोड़ा और अंदर जाएगा और फिर कॉर्टेक्स में पहुंच जाता है तो ये सेल के कंटेंट से कवर्ड हो जाता है, सेल मेम्ब्रेन के कंटेंट से कवर्ड हो जाता है। उससे अपन क्या कहते हैं, बैक्टीरियोइड्स कहते हैं। लेकिन जो भी है अंदर जाने के बाद अभी से बैक्टीरियोइड करेंगे, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा, जो रूट हेयर, जो उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो अनकॉइल होने के बाद अंदर की तरफ एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी। जैसे सपोज करो, ये अभी अपन आगे भी समझेंगे। ये सपोज करो कि ये कॉइल स्ट्रक्चर है, तो यहां से सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, एक अंदर की तरफ सेल्यूलोसिक, ये देखो आपके यहां पे लिखा हुआ है कि एक क्या बनाती है, सेल्यूलोसिक ट्यूब बनाती है। और इस ट्यूब से होता हुआ ये बैक्टीरिया आगे की तरफ बढ़ता है और रास्ते में ये बैक्टीरिया मल्टीप्लाई भी होता है। तो ये ट्यूब जैसे जैसे आगे बढ़ेगी ये बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होकर नंबर भी बढ़ते रहेंगे और आगे दूसरी सेल में एंटर भी करेगा। बोले तो दूसरी सेल भी इंफेक्टेड हो जाएगी। यही वजह है कि ये जो ट्यूब बनेगी इसे क्या कहेंगे, इन्फेक्शन थ्रेड। क्या कहेंगे, इन्फेक्शन थ्रेड। और ये इन्फेक्शन थ्रेड जो है वो स्लोली धीरे धीरे होते हुए पहले रूट हेयर से होते हुए सबसे पहले एपिब्लेमा, और एपिब्लेमा से कहां चली जाएगी, कॉर्टेक्स। एक बार जब ये कॉर्टेक्स में चली जाती है तो ये कॉर्टेक्स की सेल में मल्टीप्लिकेशन को इंड्यूस करती है, डीएनए कंटेंट को बढ़ाती है और धीरे धीरे कॉर्टेक्स की सेल क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। और बहुत ज्यादा नंबर में बढ़ने की वजह से वहां पर क्या बनने लगता है, नोड्यूल बनने लगता है। ये जितने भी स्टेप है अभी अपन डायग्राम से वापस समझते हैं और एक दो पॉइंट और है वो भी देखते हैं। पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो देखो आगे करते हैं, एक बार वापस रिवाइज करते हैं डायग्राम से। ये अपने एपिब्लेमा है और ये एपिब्लेमा पे क्या है, रूट हेयर, और ये पीछे उसके कॉर्टेक्स। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सबसे पहले क्या होगा, ये रूट हेयर क्या सिक्रेट करेगी, लेक्टिन और अदर न्यूट्रिएंट्स, जिससे ये राइजोबियम जो रेड कलर के सर्कल से ड्रॉ कर रखा है वो उसके टुवर्ड्स में अट्रैक्ट होंगे। इसके बाद हार्मोन और नॉट फैक्टर की वजह से इस रूट हेयर का जो टिप होगा वो क्या हो जाएगा, ऐसे कर्ल होगा, और उसके साथ साथ ये जो बैक्टीरिया जो है वो भी फंस जाएगा। फिर यहाँ पे देखो ये जो सेल वॉल जो है वो यहाँ से डिग्रेड होगी और टूटेगी, और इससे ये जो बैक्टीरिया जो है वो अंदर चला जाएगा। इसके बाद ये जो सेल वॉल जो टूटी थी वहां से सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो एक सेल्यूलोजिक ट्यूब बनाती है, सेल्यूलोसिक ट्यूब बनाती है, और उसके अंदर ये बैक्टीरिया अंदर जाता है और खुद भी मल्टीप्लाई करके बहुत सारे बैक्टीरिया बनाता रहता है। और जैसे जैसे ये ट्यूब आगे ग्रो करती रहती है वैसे वैसे वो बैक्टीरिया भी आगे मूव करते रहते हैं, उनके नंबर भी बढ़ते रहते हैं, और धीरे धीरे ये ट्यूब कहां तक पहुंच जाती है, यहां तक। कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये जो सेल्यूलोसिक ट्यूब और ये इसके अंदर जो बैक्टीरिया जब इसके अंदर आ जाएंगे तो उन्हें क्या कहेंगे, बैक्टीरोइड्स। ये बैक्टीरोइड्स और ये सेल्यूलोसिक ट्यूब कलेक्टिवली क्या कहलाएगी, अपने इन्फेक्शन ट्यूब या इन्फेक्शन थ्रेड, ठीक है।
और ये कहां पे पहुंच जाएगा, कॉर्टेक्स के पास, और फिर कॉर्टेक्स की सेल मल्टीप्लाई करेगी और वहां पर नोड्यूल बन जाएगा। ये अपन कर चुके थे। एक और चीज, जब ये कॉर्टेक्स में चले जाते हैं तो इनको कहते हैं सिम्बायोसोम। और कब कहेंगे इनको सिम्बायोसोम, जब ये बैक्टीरियोइड्स जो होते हैं उनके चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन एक कवरिंग बना लेती है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो क्या कहलाएगा, सिम्बायोसोम। तो अपने नोड्यूल बन गए कॉर्टेक्स के मल्टीप्लीकेशन से। उसके बाद जो साइज ऑफ नोड्यूल इंक्रीज बाय सिक्रेशन ऑफ IAA बोले तो इंडोल एसिटिक एसिड। ये एक तरह का ऑक्सिन हार्मोन होता है और ये भी सेल डिवीजन को प्रमोट कराता है। इसका मतलब नोड्यूल की साइज बढ़ेगी जैसे जैसे सेल मल्टीप्लाई होती रहेगी, और ये सिक्रेट होगा किससे, बैक्टीरियल सेल से। ठीक है। आफ्टर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ नोड्यूल कनेक्शन इज एस्टेब्लिश बिटवीन कंडक्शन सिस्टम ऑफ रूट के कंडक्शन सिस्टम के साथ में क्या होगा, कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे जाइलम फ्लोएम के साथ, ताकि न्यूट्रिएंट्स वगैरह ऑब्टेन कर सके, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस तरीके से अपना नोड्यूल फॉर्मेशन का पार्ट होता है। एक और चीज, लास्ट चीज, नोड्यूल जो होते हैं जनरली पिंक कलर के होते हैं और इन्हें लिविंग नोड्यूल कहेंगे जब उनमें बैक्टीरियल सेल वगैरह सब कुछ प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। लिविंग नोड्यूल जो होते हैं वो पिंक कलर के होते हैं, और पिंक कलर किसकी वजह से होता है, लैग हीमोग्लोबिन की वजह से। किसकी वजह से होता है, लैग हीमोग्लोबिन की वजह से। और ये कहां पे प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया की पेरीबैक्टीरियोइड मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। जब ये डेड होते हैं नोड्यूल तो या तो व्हाइट कलर के दिखते हैं या येलो कलर के दिखते हैं। इस तरीके से यहां तक अपने स्टार्टिंग से लेकर यहां तक, और ये डायग्राम ये अपने नोड्यूल फॉर्मेशन क्वेश्चन का आंसर हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से हो जाएगा। आगे दो छोटे क्वेश्चन और लेते हैं। राइट द नेम ऑफ प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड ऑल्सो राइट देयर फंक्शन। तो एक तो है लैग हीमोग्लोबिन जो अभी अपन ने ऊपर किया, ये एक तरह का क्रोमेटिन प्रोटीन है, बोले तो कलर्ड प्रोटीन है, और जो कि पिंक कलर का होता है। देखो इसके नाम से कुछ कुछ पता करते हैं। देखो हीमोग्लोबिन अपने अंदर होता है, कलर्ड प्रोटीन होता है, और क्या करता है वो ऑक्सीजन को कैप्चर करके ट्रेवल करवाता है। ये भी कुछ ऐसा ही करेगा, लेकिन इसका मोटिव कुछ और होगा। और ऐसा ही हीमोग्लोबिन जैसा मॉलिक्यूल किसमें प्रेजेंट है, लेग्यूमिनेसी प्लांट वाले जो बैक्टीरिया लगते हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, लैग हीमोग्लोबिन। ये पिंक कलर के होते हैं और ये भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन इनका ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने का मोटिव ये होता है ताकि सराउंडिंग में ऑक्सीजन बिल्कुल गायब हो जाए और कैसा एनवायरमेंट बन जाए, एनएरोबिक एनवायरमेंट या नॉन ऑक्सीजेनिक एनवायरमेंट बन जाए। और क्यों बनाना है ऐसा, नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो होता है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जरूरी है, वो तभी काम करता है जब ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो अच्छे से काम नहीं कर पाता। तो ये जो प्रोटीन जो होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है और सराउंडिंग में कैसा एनवायरमेंट बना देता है, नॉन एरोबिक। ठीक है, और उसमें फिर नाइट्रोजिनेज अच्छे से काम कर पाएगा। तो नाइट्रोजिनेज एंजाइम की प्रॉपर एक्टिविटी के लिए ये बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो फिर वहां नाइट्रोजन फिक्सेशन हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट है नोड्यूल प्रोटीन। देखो नोड्यूल प्रोटीन बहुत सारे टाइप के होते हैं, हायर क्लासेज में आपके आएंगे। तो यहां पर अपन के बुक में सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि सेवरल टाइप ऑफ प्रोटीन होती है और उनके फंक्शन क्या होते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ नोड्यूल, मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन एंड कार्बोहाइड्रेट, ये सब रेगुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये दो प्रोटीन याद रखना। एक है अपने पूछते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन से रिलेटेड जीन के नाम बताओ और उनके फंक्शन। तो 3 जीन बुक में दे रखी है, नॉट जीन, निफ जीन और फिक्स जीन। 2 के फंक्शन दे रखे, तीसरा का भी मैं बता देता हूं। नॉट जीन नाम से ही क्लियर है, नोड्यूल फॉर्मेशन को रेगुलेट करेगी। ठीक है, निफ जीन जो होती है वो बेसिकली नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, उसके सिंथेसिस और उसके फंक्शन के लिए जरूरी होती है। तो निफ जीन क्या करती है, रेगुलेट सिंथेसिस एंड फंक्शन ऑफ नाइट्रोजिनेज एंजाइम। सो अपन कह सकते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन को कंट्रोल करता है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, ये निफ जीन जो होती है वो सिम्बायोटिक और नॉन सिम्बायोटिक दोनों ही तरह के माइक्रोब्स में प्रेजेंट होती है। अब जो सिम्बायोटिक माइक्रोब्स होंगे उनमें निफ जीन के साथ साथ एक एडिशनल जीन और होनी चाहिए नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, जिसको क्या कहते हैं, फिक्स जीन। तो एडिशनल जीन प्रेजेंट इन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन माइक्रोब्स नीडेड फॉर सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये 3 तरह की जीन हो गई। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए। फिर अपन करते हैं मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन अकर इन रूट नोड्यूल एज इट हैज एसेंशियल नाइट्रोजिनेज एंजाइम एंड लैग हीमोग्लोबिन। 2 चीजें जरूरी होती है,
नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा, और लैग हीमोग्लोबिन जो नाइट्रोजिनेज की एक्टिविटी के लिए जो नेसेसरी एनएरोबिक कंडीशन है वो क्रिएट करेगा। ठीक है, तो ये दोनों रूट के नोड्यूल में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए रूट के नोड्यूल में ही क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजिनेज एंजाइम से स्टार्ट करते हैं। नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन, मॉलिब्डेनम और आयरन का बना होता है। इसकी सिंथेसिस और फंक्शनिंग कौन कंट्रोल करता है, निफ जीन कंट्रोल करता है। और नाइट्रोजिनेज एंजाइम क्या करता है, फ्री नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करता है। इस रिएक्शन से फ्री नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट होती है, अमोनिया में। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये एक एक्स्ट्रा मैं स्ट्रक्चर करा रहा हूं, अच्छे से समझो, आपके नीट वीट के एग्जाम में या किसी चीज में काम आएगा, आपकी बुक में तो नहीं दे रखा। नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो होता है वो दो सब यूनिट से बना होता है। एक स्मॉल सब यूनिट होती है जो आयरन सल्फर प्रोटीन की बनी होती है, और एक लार्ज सब यूनिट होती है जो मॉलिब्डेनम आयरन प्रोटीन की बनी होती है। लार्ज सब यूनिट जो होता है वो अमोनिया को अमोनियम, जो कि बेसिकली अमोनिया और हाइड्रोजन है, और जो स्मॉल सब यूनिट होती है वो एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट करके एनर्जी जनरेट करता है। कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते हैं। आपकी बुक में ये एक डायग्राम भी दे रखा है, ये समझाने के लिए कि फ्री नाइट्रोजन अमोनिया में कैसे कन्वर्ट होगी, तो उसे भी समझते हैं। देखो, ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम है और ये N2 मॉलिक्यूल, दो स्फेरिकल बनाया मतलब NN, वो यहां पर आके जुड़ जाते हैं। सबसे पहले बाइंडिंग ऑफ नाइट्रोजन, इसके बाद 2H+ आएंगे और एक एक मॉलिक्यूल पे एक एक हाइड्रोजन लग जाएगा। फिर और 2H+ आएंगे, एक एक पे एक एक लग जाएगा, और फिर और 2H+ आएंगे और एक एक लग जाएगा। तो एक मॉलिक्यूल पे कितने हाइड्रोजन लग गए, 3 हाइड्रोजन, दूसरे पे भी 3 हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन पे 3 हाइड्रोजन बोले तो NH3 अमोनिया बन गया। अब ये यहां से दोनों रिलीज हो जाएंगे, दो अमोनिया के मॉलिक्यूल, और ये एंजाइम फ्री हो जाएगा, और फिर ये वापस N2 को बाइंड करके फिर अमोनिया बनाएगा। इस तरीके से ये चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक और चीज, अमोनिया जो बनती है उसके लिए कितनी एटीपी चाहिए, तो बच्चे अक्सर गलत कर देते हैं। रिएक्शन में दिखता है 16 एटीपी तो लिख देते हैं 16 एटीपी, लेकिन ये सोचना भूल जाते हैं कि इस रिएक्शन में तो 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल बने थे, तो एक अमोनिया के लिए कितने एटीपी चाहिए, 8 एटीपी चाहिए। तो आपको पूछे कि एक अमोनिया बनने के लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन में कितने एटीपी नीडेड होता है, तो कितने एटीपी जरूरी होंगे, सिर्फ 8 एटीपी। 16 तो इसलिए लिखे हुए हैं क्योंकि यहां पर अमोनिया के कितने मॉलिक्यूल बन रहे हैं, 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। लैग हीमोग्लोबिन, ये मैं पहले ही बता चुका हूं, लैग हीमोग्लोबिन क्या करेगा, वो कंडीशन क्रिएट करेगा जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम की एक्टिविटी के लिए जरूरी है। ठीक है, इसके बाद जो अमोनिया बना है, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, ये अपन मान लेते हैं बैक्टीरियोइड था, और ये बैक्टीरियोइड के चारों तरफ वो जो प्लांट सेल की मेम्ब्रेन से जो लेयर बनती है जिसको क्या कहते हैं, पेरी बैक्टीरियोइड मेम्ब्रेन, जो कि जिसमें ये लैग हीमोग्लोबिन भी प्रेजेंट होता है। इसमें जब अमोनिया बनेगा तो वो अमोनिया जो है अगर वो प्लांट यूटिलाइज करे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि अमोनिया और अमोनियम आयन थोड़े टॉक्सिक होते हैं। तो अब प्लांट क्या करती है, इस अमोनिया और अमोनियम आयन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करती है। किस में कन्वर्ट करती है, एमिनो एसिड में। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये कैसे होता है, ये 2 स्टेप में होता है। पहले अमोनियम आयन या अमोनिया जो भी आपको, वहां से पहले क्या जनरली क्या होता है, पहले अमोनिया अमोनियम आयन में कन्वर्ट होता है और फिर वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, एकदम क्लियर कर देते हैं ये भी। तो अमोनियम आयन जो है वो पहले ग्लूटामिक एसिड में कन्वर्ट होगा, एक टाइप का एमिनो एसिड है, और फिर उस ग्लूटामिक एसिड से बाकी के डिफरेंट टाइप ऑफ एमिनो एसिड बनेंगे। ऐसे कैसे होगा, इसको समझते हैं। देखो हर एमिनो एसिड जो होता है वो एक फिक्स पैटर्न में ही होता है। देखो उसमें सेंटर में कार्बन होता है, एक तरफ होता है अमोनिया एमिनो ग्रुप, और एक तरफ क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, एक हाइड्रोजन से वैलेंसी होती है और एक एल्काइल ग्रुप। जितने भी टाइप के एमिनो एसिड है उन तीनों में ये 3 वैलेंसी एक जैसे के जैसे होती है। चेंज क्या होता है, एल्काइल ग्रुप। तो अगर मैं एल्काइल ग्रुप ए किसी पर्टिकुलर एमिनो एसिड का एल्काइल ग्रुप चेंज कर दूं तो वो दूसरे एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको अभी अपन यूज करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। तो अमोनिया एसिमिलेशन बोले तो अमोनिया को यूटिलाइज करना। अमोनिया और अमोनियम आयन इज टॉक्सिक, सो दे आर कन्वर्टेड इनटू एमिनो एसिड, और इट टेक प्लेस इन 2 स्टेप। सबसे पहला होता है रिडक्टिक एमिनेशन। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, अमोनियम आयन और अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड दोनों जुड़कर क्या बनाते हैं, ग्लूटामिक एसिड। क्या बनाते हैं, ग्लूटामिक एसिड। बुक में ऐसे ग्लूटामेट लिखा हुआ है, तो आयन के फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ग्लूटामिक एसिड बनता है जो कि एक तरह का क्या एमिनो एसिड है, और इस चीज के लिए एक NADPH2 यूटिलाइज होता है।
और जब भी रिएक्शन में NADPH2 यूटिलाइज होता है या फॉर्म होता है तो एंजाइम का नाम क्या होता है, डीहाइड्रोजिनेज। और क्या बन रहा है, ग्लूटामिक एसिड, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज। कोई प्रॉब्लम नहीं। ये अमीनो एसिड कौन सा बना, ग्लूटामिक एसिड। किससे बना, NH4 और अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड से। एंजाइम का नाम भी हो गया, एक NADPH2 चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये ग्लूटामिक एसिड जो बना है, इसका जो एल्काइल ग्रुप है अगर वो चेंज कर दूं तो दूसरा अमीनो एसिड बन जाएगा। ठीक है, यही मैंने बताया था, तीन चीजें तो सेम होती है, आर ही चेंज करना होता है। तो इसके लिए देखो ये रिएक्शन होती है ट्रांस एमिनेज रिएक्शन। ध्यान से समझो, देखो ये एक एमिनो एसिड है, इधर NH2 NH3 प्लस और CO माइनस क्यों लिखा, या तो COH और NH2 होना चाहिए। तो जब आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि ये जो होते हैं एक दूसरे, ये H प्लस जो है इसको डोनेट कर देता है, जिससे NH प्लस बन जाता है, NH3 प्लस और CO माइनस। इस तरीके का फॉर्म में जो एमिनो एसिड प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं ज्विटर आयन। क्या कहते हैं, ज्विटर आयन। अब ये आप केमिस्ट्री में और डिटेल में पढ़ना, तो ये इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो देखो ये एक एमिनो एसिड है। अब या ये जो R1 है, जो एल्काइल ग्रुप है, अगर ये मैं चेंज कर दूं तो कोई दूसरे तरह का एमिनो एसिड बन जाएगा। सपोज करो कि मैं इस R1 की जगह R2 लाना चाहूं, तो वो R2 वाला एक कोई कीटो एसिड ले लेंगे। ठीक है, कोई एक कीटो एसिड, जिसमें देखो कीटो एसिड क्यों बोला, COH है बोले तो एसिड, और CO ग्रुप बोले तो कीटो ग्रुप, तो इसे कीटो एसिड बोलेंगे। ऐसा कोई ले लेंगे और इसकी रिएक्शन करेंगे। जब रिएक्शन होगी तो क्या होगा, ये R1 यहां चला जाएगा और ये R2 यहां आ गया। देखो ये R2 यहां आकर ये बन गया और ये R1 यहां चला गया। अब ये अमीनो एसिड और ये अमीनो एसिड दोनों अलग अलग है। ये R1 की वजह से अमीनो एसिड फर्स्ट था, और जो भी आपको एल्काइल ग्रुप यहाँ पे लाना था उस तरह का कीटो एसिड लिया, रिएक्शन करे तो ये दूसरे अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से प्लांट क्या करते हैं, ग्लूटामिक एसिड पर डिजायर्ड जो एल्काइल ग्रुप जोड़ना है उसके वाला कीटो एसिड लेकर इस रिएक्शन से वो क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के दूसरे अमीनो एसिड बना लेते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अमोनिया एसिमिलेशन में क्या होता है, प्लांट जो होता है वो पहले अमोनिया को अमोनियम आयन में कन्वर्ट करते हैं, फिर उस अमोनियम आयन को ग्लूटामिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, और ये रिएक्शन होती है रिडक्टिक एमिनेशन से। और फिर दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, उस ग्लूटामिक एसिड से डिफरेंट टाइप के दूसरे अमीनो एसिड बनाते हैं, और ये करते हैं ट्रांस एमिनेज रिएक्शन से, जिसमें बेसिकली क्या करते हैं, एल्काइल ग्रुप चेंज कर देते हैं, और ये चेंज करने के लिए क्या यूज करते हैं, कीटो एसिड। ठीक है, तो इस तरीके से अपना नाइट्रोजन फिक्सेशन पूरा कंप्लीट होता है। अब देखो यहां स्टेप तक क्या हुआ, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन पहले अमोनिया में कन्वर्ट हुई, फिर उससे अमोनिया से अमीनो एसिड के फॉर्म में प्लांट में आ गई। अब प्लांट इसे डिफरेंट प्रोडक्ट बनाएगा, फिर प्लांट ये कंज्यूम करेगा, तो वो प्लांट को कोई कंज्यूम करेगा तो वो एनिमल्स में चली जाएगी। अब ये ऊपर से नीचे तक तो आ गया। अब अपन नेक्स्ट पार्ट में क्या करें, प्लांट और जो एनिमल्स थे उसके अंदर क्या बन गए, अपने ये नाइट्रोजन के कंपाउंड बन गए। अब इन नाइट्रोजन के कंपाउंड से वापस क्या फ्री करनी है, नाइट्रोजन फ्री करनी है, किसमें, एटमॉस्फेयर में। और वो किससे होगा, तीन प्रोसेस से, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन। ठीक है, तो वो तीन अपने 1 by 1 अपन करते हैं। पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो देखो अभी तक के प्रोसेस में अपन ने क्या किया था, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो थी उसको अपन ने नाइट्रोजन के कंपाउंड में कन्वर्ट किया, और फिर वो प्लांट में चला गया। प्लांट में वो जब नाइट्रोजन फिक्सेशन से अमोनिया जो बनी थी, उस अमोनिया को पहले ग्लूटामिक एसिड और फिर डिफरेंट एमिनो एसिड में कन्वर्ट किया गया। फिर वो एमिनो एसिड से क्या बनेगा, प्रोटीन, और वो प्रोटीन प्लांट में भी होगी, और वही प्रोटीन जब जिस प्लांट को जो भी कंज्यूम करेगा उसमें भी चला जाएगा। अब अपन को क्या करना है, यहां से जो ये वापस नाइट्रोजन फ्री करनी है एटमॉस्फेयर में, इसके लिए 3 स्टेप होंगे, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन। पहला स्टार्ट करते हैं अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम डिसइंटीग्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अमोनिया का बनना ऑर्गेनिक कंपाउंड के डिसइंटीग्रेशन होने से। और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कहां से आएगा, डेड और डिकेड सब्सटेंस, जो डेड प्लांट बॉडीज होगी, डेड एनिमल बॉडीज होगी, उनसे। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मेरी बात ध्यान सुनना, अभी मैंने क्या बोला कि जो प्लांट में नाइट्रोजन फिक्सेशन से जो रूट के नोड्यूल में अमोनिया बनी थी, उस अमोनिया से पहले क्या बनाते हैं, एमिनो एसिड, और फिर एमिनो एसिड से क्या बनता है, प्रोटीन। तो अब उल्टा चलेगा, प्रोटीन से क्या बनेगा, एमिनो एसिड, और एमिनो एसिड से क्या बनेगा, अमोनिया बनेगी। तो प्रोटीन से एमिनो एसिड बनना प्रोटियोलाइसिस कहलाता है। प्रोटियो बोले तो प्रोटीन, लाइसिस बोले तो टूटना। प्रोटीन से एमिनो एसिड का बनना प्रोटियोलाइसिस, ये पहला स्टेप होगा। और फिर दूसरे स्टेप में जो एमिनो एसिड बने उससे अमोनिया बन जाएगी, जिसे क्या कहेंगे, डीएमिनेशन।
अगर अमोनिया से एमिनो एसिड बने तो इसे कहेंगे एमिनेशन, और एमिनो एसिड से अमोनिया बन रही है उसे कहेंगे डीएमिनेशन। कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों के एग्जाम्पल याद रखने हैं। प्रोटियोलाइसिस होता है क्लोस्ट्रीडियम और सुडोमोनास से, और डीएमिनेशन होता है कुछ सर्टेन टाइप के बेसिलस बैक्टीरिया से। तो अमोनिफिकेशन कैसे होता है, पहले प्रोटीन का प्रोटियोलाइसिस होगा, उससे एमिनो एसिड बनेंगे, फिर एमिनो एसिड का डीएमिनेशन होगा और अमोनिया बनेगी। ओके, क्लियर। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है नाइट्रिफिकेशन। जो अमोनिया बनी है उसका हाइड्रोजन हटाना है और उसकी जगह ऑक्सीजन जोड़नी है। हाइड्रोजन हटाना भी ऑक्सीडेशन ही होता है और ऑक्सीजन जोड़ना भी ऑक्सीडेशन ही होता है। तो ये एक तरह का ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा जो सर्टेन बैक्टीरिया में एनर्जी प्रोडक्शन का तरीका होता है। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, अमोनिया का ऑक्सीडेशन करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और ये प्रोसेस क्या लाएगा, नाइट्रिफिकेशन। इसमें अमोनिया किसमें कन्वर्ट की जाएगी, नाइट्रेट, पहले नाइट्राइट में और फिर नाइट्रेट में। तो ये प्रोसेस भी 2 स्टेप में होगा। तो कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट बाय ऑक्सीडेशन इज नोन एज नाइट्रिफिकेशन। इसमें पहले अमोनिया नाइट्राइट में कन्वर्ट की जाएगी नाइट्रोसोमोनास से, और फिर नाइट्राइट नाइट्रेट में कन्वर्ट किया जाएगा नाइट्रोबैक्टर से। कोई प्रॉब्लम नहीं। ये दोनों जो होती है कुछ इन रिएक्शन से होती है। अमोनिया का ऑक्सीडेशन होता है और HNO2 बनती है, H2O, और एनर्जी रिलीज होती है, और फिर HNO2 पे ऑक्सीजन जुड़कर HNO3 बनती है और एनर्जी रिलीज होती है। बेसिकली ये दोनों प्रोसेस ऑक्सीडेशन है और एनर्जी जनरेट करने के एक तरीके होते हैं इन बैक्टीरिया में। फिर इन दोनों ही प्रोसेस से अब क्या बन चुका है, नाइट्रेट बन चुका है। अब लास्ट टाइप के जो बैक्टीरिया होंगे वो क्या करेंगे, माइक्रोब्स जो होंगे जैसे बेसिलस डीनाइट्रिफिकेंस, थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस, ये जो होता है ये क्या करते हैं, इन नाइट्रेट को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में। इसको कहेंगे डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है। और इससे सॉइल की फर्टिलिटी कम होती है और वापस एटमॉस्फेयर में क्या रिलीज हो जाती है, नाइट्रोजन रिलीज हो जाती है। और इस तरीके से अपना नाइट्रोजन साइकिल पूरा हुआ। नाइट्रोजन फिक्सेशन से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ऑर्गेनिक थिंग में आई थी, और इन 3 प्रोसेस से वापस कहां रिलीज कर दी गई, एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दी गई। और इसी के साथ ही अपना ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। उम्मीद करूंगा कि आपको चैप्टर खूब अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप इसको अच्छे से नोट कीजिए, इसको कॉपी में नोट करें। यही आपके नोट्स है, फाइनल नोट्स। आपको कुछ और चीज की नीड नहीं है। तो खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।